समान कुछ शब्द लेकिन भिन्न होते हैं उनके अर्थ। ऐसे ही कुछ और शब्दों को लेकर आज इस क्रम की दूसरी कक्षा में मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। तो देखिए, शब्द विचार के अंतर्गत इन दिनों हम कर रहे हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो एक थोड़े से अंतर के साथ वर्तनी में भी एक जैसे ही लगते हैं लिखने में, और थोड़ा सा कहीं एक आध मात्रा का अंतर होता है उनमें, और या फिर कभी कभी अक्षर का अंतर होता है, लेकिन इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। इनके अर्थ एकदम अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते। इसके पहले की कक्षा में कुछ शब्दों के साथ हमने इस क्रम की शुरुआत कर चुके हैं। आज है इसी क्रम को आगे बढ़ाती हुई ये दूसरी कक्षा। आज हम देख रहे हैं कुछ और शब्द, जैसे कि हमारा आज का पहला शब्द है अवधि। अवधि आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब होता है अवध की भाषा। अवध एक क्षेत्र है, आप जानते हैं ना, वहां की भाषा जो है अवधि। और अगर हम कहते हैं अवधि, धा में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो उसका मतलब होता है समय, निश्चित समय की बात हम कर रहे हैं। समय या अवधि, समय की अवधि की बात कर रहे हैं, समय की निश्चित समय की बात कर रहे हैं, तो वो अवधि है। देखा आपने, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, ये बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है, लेकिन अर्थ इसमें पर्याप्त अंतर लेकर है। आइए देख लेते हैं वाक्य रचना। यह कविता अवधि में है। यहाँ अवधि का मतलब है, अवधि जो भाषा है उसमें ये कविता की रचना, जो सामने कविता होगी उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कविता अवधि में है। और 1 साल की अवधि में काम पूरा करना है। टाइम ड्यूरेशन आपको मिल गया है, जो काम आपने हाथ में लिया है या जो काम आप कर रहे हैं उसे कितने साल की अवधि में करना है बताया जा रहा है, 1 साल की अवधि में। तो यहाँ पर निश्चित समय सीमा की बात की जा रही है। तो आपने देखा अवधि और अवधि, कितना अंतर हो गया अर्थ में, है ना। अब अगला देख लेते हैं, अचार। खाने की चीज जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आने लगता है, सभी को पसंद होता है, चटपटा खट्टा मीठा अचार। कई तरह के अचार हमारे भारत में बनाए जाते हैं और लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं। बहरहाल हम अचार में नहीं उलझते, आगे बढ़ते हैं। अचार का है एक खाने की वस्तु, और आचार देखिए, अ अनार का, आ आम का, बस इतना अंतर है इसमें, है ना। आचार मतलब होता है आचरण, जो हमारा व्यवहार होता है, आचरण होता है, उसकी बात हो रही है। अब अर्थ में अंतर जो है उसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। नींबू का अचार स्वादिष्ट है। यहाँ पे खाने की चीज की बात हो रही है। और उनका आचार संतुलित है। देखिए, किसी की बात हो रही है, उनका आचरण जो है, उनका व्यवहार जो है, आचार जो है बड़ा संतुलित रहता है, ये बताया जा रहा है ना। अब दोनों अंतर हमें समझ आ गया, आचार और आचार का। अब देख लेते हैं अवलंब। ये अवलंब जो है इसका मतलब है सहारा, ठीक है। और अविलंब का अर्थ है शीघ्र, जल्दी, तुरंत। तो देखिए अंतर जो है ये थोड़ा सा ही है। इसमें व में बड़ी, व में छोटी ई की मात्रा लग गई और यहाँ व में कोई भी मात्रा नहीं है ना। देखा आपने, वर्तनी में थोड़ा सा एक मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, देख लेते हैं। सहारा और शीघ्र, मैंने अर्थ तो बता दिया, वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। बूढ़े माता पिता के लिए संतान ही अवलंब है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तब ऐसे समय में माता पिता के लिए बच्चे उनका सहारा होते हैं। यहाँ ये मतलब है। तुम अविलंब घर पहुंचो, है ना। कोई कह रहा है कि घर जल्दी आ जाओ, तुरंत आ जाओ, बिना देर किए। अविलंब, बिना देर किए, शीघ्र, तुरंत, यहाँ ये आशय है। तो देखा आपने अविलंब और अविलंब का अंतर। अब देख लेते हैं कुल। कुल का मतलब होता है सब, टोटल, ठीक है। और वंश, है ना, आप जानते हैं वंश। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी रघुकुल। रघुकुल जहाँ, जिसके राम जी और उनके पूरे रामायण के जो राम जी के परिवार से जुड़े तमाम लोग हैं, रघुकुल के थे, ठीक है।
परिवार के लोगों की बात कर रही हूँ ना। हाँ, अब देखिए कूल, कूल यानी होता है किनारा। अब देखिए कुल और कूल सिर्फ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर है, लेकिन अर्थ में फिर पर्याप्त अंतर है। आइए देखते हैं। बस में कुल 20 बच्चे हैं, है ना, टोटल 20 बच्चे हैं। बस में कुल 20 बच्चे हैं, सब मिलाकर 20 बच्चे हैं, ये मतलब है। वंश का वाक्य देख लेते हैं। उनका कुल बहुत प्रतिष्ठित है। उनका कुल जो है, उनका वंश जो है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत है, ये यहाँ पर आशय है। अब कूल का बना लेते हैं, है ना। तो देखिए कूल का अर्थ क्या होगा। कूल का वाक्य, ओहो मैं तो ये कूल का तो बनाना ही भूल गई। तो चलिए कूल का ये बना लेते हैं। नदी के कूल में, नदी के कूल में आम का पेड़ है, या कान्हा जी यमुना के कूल में अटखेलियां कर रहे हैं, ऐसा हो गया है ना। यहाँ लिखना होगा क्या, नदी के कूल में गाय चर रही हैं, या नदी के कूल में कदम का पेड़ है। माफ कर दीजिए, उसको जो वर्बली ले लीजिए आप, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। गज, गज का मतलब होता है हाथी, और गज, गज। अब देखिए गज, ज के नीचे आ गया है नुक्ता। अब इसका उच्चारण बदल जाएगा, ज नहीं बोलेंगे, ज बोलेंगे। गज, गज और गज, गज। अब यहाँ पे देखिए गज का मतलब हाथी, और गज का मतलब एक माप होता है, एक माप तोल जो होता है ना, मापते हैं, नापते हैं जिसको, वो एक इकाई जो होती है उसको गज कहते हैं। अब देखते हैं। जंगल में गज से सावधान रहो। भाई हाथी बड़े खतरनाक होते हैं, है ना, और हाथी से पंगा नहीं लेने का। हाथी के चक्कर में क्या होता है, हम अगर उसको उत्सुकतावश उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इतना विशालकाय है, इतना ताकतवर है कि वो हमारे वाहन को, हमको खुद को, हमारे आशियाने को, झाड़ पेड़ कुछ भी जो मिले उखाड़ देगा, तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देगा। तो भैया हाथी से सावधान रहो, ये मतलब है। हाथी से सावधान रहो, जंगल में गज से सावधान रहो। समझ गए ना। आपको कितने गज जमीन की जरूरत है, या कितने गज जमीन चाहिए। यहाँ पे जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी बात हो रही है कि पूछा जा रहा है कि माप में कितनी जमीन आपको चाहिए। ठीक है, आपको गज और गज का अंतर समझ आ गया। नीर, नीर यानी पानी, नीड़, नीड़ यानी घोंसला। ठीक है, नीड़ यानी घोंसला। अब देखिए नीर यानी पानी मैंने बता दिया, और नीड़, अब यहाँ पे र की जगह ड़ आ गया है, लेकिन अर्थ बदल गया है, सुनने में एक जैसा प्रतीत हो रहा है। अंतर देख लेते हैं। नदी का नीर शीतल है, नदी का जो पानी है वो ठंडा है, ये यहाँ मतलब है। और शाम को पंछी अपने नीड़ में लौट आते हैं। तो देखिए भाई, पंछी भी अपना आशियाना बनाते हैं, घोंसला जिसे कहते हैं, नीड़ जिसे कहते हैं, और सभी जो हैं, हम मानव भी, चाहे दिन भर कितना भी इधर से उधर घूमते रहें, मेहनत करते रहें, लेकिन शाम ढले अपने घर में आकर ही सुकून मिलता है। तो ऐसे ही पंछियों का घर है उनका घोंसला, जिसे नीड़ कहते हैं। तो पंछी शाम को अपने घर में लौट आते हैं। तो आपने देखा नीर और नीड़ का जब हमने वाक्य में प्रयोग किया तो हमको अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। जवान यानी युवा, है ना, जो यंग लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। और जबान यानी जीभ। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग जब हम करेंगे तो हम इसके अर्थ के अंतर को भी अच्छे से समझ जाएंगे। देश के जवान ही देश का भविष्य बनाएंगे। जो युवा पीढ़ी है, यहाँ बात हो रही है। अब देश का जवान बोलने से एकदम सीधा फौजी वाली फीलिंग आती है, हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाई जो हैं उनका हमको ख्याल आ जाता है। लेकिन यहाँ जवान का मतलब हम ले रहे हैं युवा पीढ़ी से। ठीक है, तो जो युवा पीढ़ी जो होती है ना, वही हमारे, जिस देश की युवा पीढ़ी जितनी सक्षम, जितनी स्किल्ड होगी, जितनी कुशल होगी, वो देश उतना तरक्की करता है। तो यहाँ वही बात हो रही है, देश के जवान ही देश का भविष्य बनाएंगे। ठीक है, यहाँ जवान को अंडरलाइन करना भूल गई हूँ भाई, नाराज हो जाएंगे युवा पीढ़ी के लोग।
ये तो हो गई युवा पीढ़ी की बात यानी जवान की बात। और अब देख लेते हैं जबान। जबान यानी जीभ। जबान को स्वाद पसंद है भाई। सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी होती है ना, वो जबान को अक्सर भाती नहीं है, उसे बेस्वाद लगती है ना। लेकिन भाई सेहत का तो ध्यान रखना चाहिए। तो देखा आपने, जवान और जबान का अंतर भी हमने समझ लिया है। और देखिए, दिन। दिन यानी दिवस, और दीन यानी दरिद्र, गरीब। अब इसके अंतर को भी समझ लेते हैं। एक ही मात्रा का अंतर है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन वाक्य के प्रयोग से आप देखेंगे कि इसके अर्थ में अंतर कितना है। आप अगर गलत जगह पे लिख देते हैं, मात्रा गलत लगा देते हैं, तो अर्थ ही बदल जाएगा। आज का दिन यादगार था, यहाँ का मतलब है दिवस से, है ना। और ये देख लीजिए, दीन दुखी की मदद करो, जो गरीब है, दुखी है, उनकी मदद करो, यहाँ ये आशय है। और एक बात बताऊं, हमने कुल और कूल की बात की थी, मेरा मन नहीं माना। मुझे थोड़ा सा, मैंने जब पॉज लिया ना, तो फटाक से वो वाक्य लिख दिया था। मैंने वर्बली आपको बताया, लेकिन मन नहीं माना ना, क्या करूं। तो चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कुल, जैसे कि मैंने बताया था कि सब और वंश, और कूल यानी किनारा। किनारा का वाक्य बना सकते हैं, नदी के कूल में कदम का पेड़ है। और ये बता चुकी थी कि बस में कुल 20 बच्चे हैं, यानी टोटल सब बच्चे बस हैं और उनका कुल बहुत प्रतिष्ठित है, ये मैं बता चुकी थी। तो चलिए, ये मज़ेदार सिलसिला आगे की कुछ कक्षाओं में जारी रहेगा। कुछ बहुत ही ऐसे शब्द हैं जिनके अंतर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी परीक्षाओं में, स्कूल कॉलेज के दौर से भी निकल कर जब प्रतियोगी परीक्षाओं में हम जाते हैं ना, तब भी इस तरह के शब्दों से हमारा हो जाता है आमना सामना। तो हम क्यों ना इसे सीखते चलें। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।